तो आर्काइव दरअसल ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो देश की पहली मजदूर वर्ग की फेडरेशन थी जो 1920 में बनी, उसके पिछले अभी 100 साल पूरे हुए हैं। और देश भर में जितने भी मजदूर आंदोलन के अंदर जितने भी मजदूर आंदोलन के संगठन बने, एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत 1920 में वो फेडरेशन बनने के साथ होती है। हालांकि उसके पहले भी मद्रास लेबर यूनियन थी जिन्होंने एक मई का झंडा बुलंद किया था, लेकिन एक आप कह सकते हैं व्यवस्थित रूप से देश में जब मजदूर आंदोलन शुरू होता है तो उसका सांगठनिक रूप उभरना शुरू होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बनने से 1920 में। तो ये जो आर्काइव है ये एक रूप में एक तरह से तो इस फेडरेशन का, जिसके साथ हज़ारों यूनियन 1920 के बाद से जुड़ी, टूटी, अलग हुई, ये उस ऑर्गेनाइजेशन के इतिहास का आर्काइव है। लेकिन सिर्फ उस संगठन की सांगठनिक जो गतिविधियां थी सिर्फ उसका इतिहास नहीं है, बल्कि उसके ज़रिए एक आपको ऐसी खिड़की इतिहास में खुलती है जिसके ज़रिए आप ये देख सकते हैं कि मजदूर आंदोलन के इतिहास में किस किस तरह के संघर्ष हुए, किस किस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी गई, उनमें जीते हुई, उनमें हार हुई, और उस सब का एक तरह से जीता जागता दस्तावेज है। हालांकि वो आंदोलन आज से 100 साल, 50 साल, 40 साल पहले हुए, और आज हम उन आंदोलन को उनके पर्चों के ज़रिए, पोस्टर के ज़रिए, अगर कोर्ट में लड़ाइयाँ हुई तो उन कोर्ट में जिन मसलों पे बहसें हुई, लड़ाइयाँ हुई मज़दूर कानूनों को लेके, चाहे वो फिर बोनस का सवाल हो या तनख्वाहों का सवाल हो या इनफॉर्मलाइजेशन यानी कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन का जो सवाल आज बहुत व्यापक रूप में मज़दूरों के सामने है, वो सारे सवालों पे भी उस समय बड़े बड़े सेक्टर, टेक्सटाइल, रेलवेज़, प्लांटेशन, माइंस, इन सब सेक्टर्स में ये लड़ाई आज की नहीं, बहुत समय से ये सवाल मौजूद है। और इस सवालों को लेकर भी मसलन लड़ाइयाँ हुई, चाहे कोर्ट में हुई, चाहे फैक्ट्री गेट पे हुई। लिहाजा ये सारी लड़ाइयाँ या बहुत दूसरे दौर भी आए लड़ाई के, जैसे 75 में इमरजेंसी लगी, उस समय मजदूर वर्ग क्या कर रहा था। 74 में जनरल स्ट्राइक हुई रेलवे की, जिस पूरे देश की सबसे बड़ी हड़ताल जिसको माना जाता है, उस स्ट्राइक के समय क्या हुआ। 1982 में एक ऐसी स्ट्राइक हुई, आप जानते हैं, जो कभी वापस नहीं बुलाई गई। ये सारे, और आज़ादी के आंदोलन में मजदूर वर्ग का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं, तो उसको समझना, और मजदूर आंदोलन के साथ जुड़े हुए जो वामपंथी या गैर वामपंथी तमाम तरह की धाराएं रही हैं, उन सब का इतिहास मजदूर वर्ग के इतिहास के ज़रिए समझा जाता है, क्योंकि समझा जाना चाहिए, क्योंकि मजदूर वर्ग इन सारी जमातों में शामिल था। और ये इतिहास समझना हमें इसलिए ज़रूरी है कि इस इतिहास के आधार पर हम ये भी समझना चाहते हैं कि हमारी आज जो स्थिति है, मजदूर वर्ग के आंदोलन की जो स्थिति है या मजदूर वर्ग की अपनी जो स्थिति है, वो समझने के लिए एक सिरा, एक नुक्ता जो है आपको अपने इतिहास में भी ढूंढना पड़ता है। और ये आर्काइव के ज़रिए हमने एक तरह से एक प्रयास ये है कि एक खिड़की इतिहास में खुले, जिससे झांक कर आप इतिहास के इन पहलुओं पे नज़र डाल सकते हैं, जहाँ से ये यात्रा मजदूर वर्ग की यहाँ पहुँची है, जहाँ आज हम खड़े हैं। तो हमने आर्काइव जो बनाया है, ये दरअसल एक तरह से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के दफ्तर में पिछले 100 साल से जो कागज़ इन तमाम संघर्षों के बारे में जो मैंने आपको अभी बताया, उन कागज़ों को इकट्ठा करके पिछले 5-7 साल से हम लोग लगातार उनको व्यवस्थित किया, उन कागज़ों को अलग अलग सालों के हिसाब से, अलग अलग सेक्टर में जो उनके आंदोलन रहे हैं उसके अनुसार, और जो भी उन्होंने अपनी श्रेणियां बनाई थी, जिस हिसाब से उन्होंने अपने कागज़ इकट्ठे किए थे, उनको व्यवस्थित किया पिछले 5 साल से। और फिर उनको हमने स्कैन किया, और स्कैन करके उन्हें एक आप कह सकते हैं एक वेबसाइट पे ऑनलाइन उनको PDF फॉर्म में डाल दिया है, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक जो मजदूर आंदोलन के इतिहास के बारे में कोई भी जिज्ञासा रखता है, वो जाकर उन कागज़ों को जाकर पढ़ सकता है। वो लगभग 9 से 10 भाषाओं में वो कागज़ अलग अलग राज्यों से संबंधित हैं या अलग अलग सेक्टर से संबंधित हैं, वो वहाँ पे आपको मिलेंगे।
ये काम में सिर्फ हम लोग आज मैंने कहा 5 साल से शामिल हैं। दरअसल इसकी कहानी थोड़ा पहले से शुरू होती है। सन 2000 में 2000 के आसपास ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और मजदूर आंदोलन के इतिहासकारों का एक समूह है जिन्होंने मिलके ये प्रयास शुरू किया था। वो प्रयास चला और वो प्रयास के ज़रिए ये कागज़ व्यवस्थित हुए और ऑनलाइन उनको डाला गया और वो ओपन एक्सेस है। ऐसा है कि जिसका अर्थ है कि कोई भी उसे देख सकता है, उसके लिए आपको पैसा नहीं देना है। जैसे कि आजकल ज़्यादातर अकादमिक संस्थाओं में ऐसा होने लगा है कि जो आर्काइव्स आपको देखने हैं तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है, यानी प्राइवेटाइज्ड आर्काइव्स बन रहे हैं बड़े पैमाने पे। तो ये एक ऐसा प्रयास है जिसके ज़रिए ये एक तरह से सूचना का और ज्ञान का जो प्राइवेटाइजेशन यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाओं में हो रहा है उससे अलग एक गैर सरकारी और गैर पूंजी से चलित एक ऐसा प्रयास है जिसमें हम इन सूचनाओं को और इस इतिहास को इकट्ठा करके समाज के लिए इसको खोलें ताकि हर कोई इसको अपनी निगाह से देखे और समझ सकता है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आमतौर पे अब जैसे ये इतिहास को एक रूप में या तो राज्यों से समर्थित जो संस्थान थे उनके ज़रिए आप देख सकते थे, मसलन नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी और म्यूज़ियम जो हैं, या आप नेशनल आर्काइव्स या इस तरह के तमाम आर्काइव जो राज्यों द्वारा संचालित थे। अब हम ये जान रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि ये सारी संस्थाएं पिछले एक दशक से या उसके पहले से भी उनके धीरे धीरे विघटन, उनके ख़त्म होने की प्रक्रिया चालू हुई है और पिछले 10 साल में आप देखते हैं कि वो बहुत तेज़ गति से हो रही है। मतलब जो सरकारी और जो सामाजिक संस्थान थे, जो जनता के संस्थान थे, चाहे वो फिर विश्वविद्यालय हों चाहे आर्काइव्स हों, उन पर धीरे धीरे राज्यों का कब्जा होता जा रहा है और ऐसी स्थिति हो रही है कि आपको अपने ही इतिहास से आपको वंचित किया जा सकता है, आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। या दूसरी तरफ जो प्रक्रिया चल रही है वो और भी खतरनाक है कि एक तरफ ये सामाजिक संस्थाएं यानी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ख़त्म हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो बड़े पूंजी से चलने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो अशोका हो, जिंदल हो, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके ये संस्थाओं के ख़त्म होने का सिलसिला एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ ये प्राइवेट पूंजी से चलने वाले विश्वविद्यालय जहां लाखों की फ़ीस है, उन जगहों पर अब ऐसे लोग जो सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो अपने दस्तावेज ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को देने की कोशिश कर रहे हैं या दे चुके हैं लगभग, क्योंकि उनको लग रहा है कि राज्यों द्वारा संचालित जो आमतौर पे जो ओपन या फ्री ऑटोनमस संस्थाएं थी, क्योंकि वो बर्बाद हो रही हैं, तो हम अब पूंजी द्वारा संचालित प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इन आर्काइव्स को सुरक्षित रखें। हमारा सवाल इस आर्काइव्स को, AITUC के आर्काइव्स को बनाने के पीछे हमारा एक मकसद ये भी है कि हम गैर राज्य और गैर प्राइवेट सामाजिक ऐसे ऑल्टरनेटिव होने चाहिए समाज के अंदर जो अपने इतिहास को संरक्षित कर सके। और इस ज़रिए हमने ये किया है कि ये इतिहास जो AITUC के ज़रिए मजदूर आंदोलन का इतिहास है, ये AITUC के दफ्तर में ही रहेगा, ये किसी की बपौती नहीं बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने उसको डिजिटाइज करके इसको समाज के लिए खोल दिया है। तो क्योंकि ये सामाजिक हक है, इस पर समाज का, पूरे समाज का हक है, मजदूर आंदोलन का हक है, सिर्फ एक यूनियन का हक नहीं है। ये समझदारी से इसको ओपन एक्सेस साइट पे डाला गया है ताकि ये एक सामाजिक ज्ञान का इतिहास है जिस पर सबका बराबर का हक है, सिर्फ यूनियन का नहीं है। और इस प्रक्रिया के ज़रिए, इस सोच के ज़रिए इस आर्काइव्स को बनाने की कोशिश की गई है कि एक जिसमें मजदूर वर्ग जो कि एक तरह से आज की तारीख में तमाम कारणों से आइसोलेटेड है और जिसको अनदेखा किया गया और जिसका राजनीतिक जो शक्ति आज से 30-40 साल पहले देश की राजनीति में थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हुई है। और उसके कारण कई हो सकते हैं, लेकिन एक तरफ वो ख़त्म हुई है तो उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, उसके इतिहास की सुध लेने वाला कोई नहीं है। और दूसरी तरफ जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन थे जो मैंने बोला वो ख़त्म हो रहे हैं, जहाँ पर इस तरह के इतिहास से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको मिल सकती थी। तो ये दोनों तरह के हमले, दोनों तरह की दिशा से ये समस्या खड़ी हुई है। इस संदर्भ में हमें न सिर्फ AITUC और मजदूर वर्ग के आंदोलन और इतिहास के दस्तावेज और उनकी जो सामाजिक मेमोरी है, उनका जो सामाजिक याददाश्त है, जो उसको संरक्षित करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इतिहास
पर अगर हमारी पहुंच नहीं है तो हमारी आगे की लड़ाई भी मुश्किल होगी। और हर लड़ाई अपने इतिहास से सीखती है, और उस इतिहास से सीखने के लिए उस इतिहास की जानकारी होने का कोई साधन संसाधन होना चाहिए। और आर्काइव एक रूप में, ये आर्काइव जो हम लोग बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, ये आर्काइव दरअसल इस रूप में सामाजिक आंदोलनों का आर्काइव है, मजदूर आंदोलन का आर्काइव है। या थोड़े दिनों में ऐसा भी होना चाहिए मसलन कि जो जाति विरोधी आंदोलन हुए इस देश में, या जो जेंडर बराबरी के आंदोलन हुए, यानी तमाम तरह के ऐसे आंदोलन जो राज्य और पूंजी की सत्ता के खिलाफ हुए हैं, ऐसे आंदोलनों को अपने इतिहास को संरक्षित करने का कोई वैकल्पिक तरीका ढूंढना पड़ेगा जो सिर्फ राज्य पे और पूंजी पे निर्भर ना हो। इस समझ के साथ ये शुरुआत हुई है। जैसे किसान आंदोलन पे भी किया जी, किसान आंदोलन पे मसलन किसान आंदोलन का पिछले 2 साल में जो प्रभाव देश की राजनीति पे है, और किसान आंदोलन के अंदर जैसी प्रक्रियाएं चली हैं, जो बहसें हुई, और किसान आंदोलन कैसे अपने आंदोलन की व्यापकता को समझ रहा है और उसकी चुनौतियों को समझ रहा है, उसको व्यवस्थित तरीके से उसको संरक्षित रखना चाहिए। आज से 20 साल बाद कोई अगर इस देश में लोकतंत्र का इतिहास लिखेगा तो वो किसान आंदोलन के बगैर नहीं लिखा जा पाएगा। और वो इतिहास लिखने के लिए आज के दौर में जो लोग उसके साक्षी हैं, उन लोगों को इस मौके को, इस पहलू को, इस क्षण को अपने को व्यवस्थित तरीके से संरक्षित करना चाहिए। एक चीज़ ये बताइए कि बहुत संक्षेप में कि ये वेबसाइट कहाँ पे मिलेगी, क्या सर्च करने पर लोगों को मिल सकता है, और उसको मजदूर भी देख सकते हैं कि नहीं, और उसमें क्या क्या, अगर कोई 2-4 अगर ऐसे इंसिडेंट बताएं जहाँ पे जैसे किसी मामले का उदाहरण देकर बताएं कि अगर ये खोजना हो तो। ठीक। देखिए, मैंने जैसा बताया कि इस प्रयास में कम से कम 5 संस्थाएं शामिल थी। एक इतिहासकारों की एक संस्था है भारत में, एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियन। एक विश्वविद्यालय है, सेंटर फॉर मॉडर्न इंडियन स्टडीज़, जो जर्मनी में है। एक बहुत बड़ा संस्थान है जिस आर्काइव्स और सामाजिक आंदोलनों का जो दुनिया भर में आर्काइव है, जो उनका इतिहास को संरक्षित करने का काम करता है, उसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हिस्ट्री। और एटक, ये 4 संस्थाओं ने मिलकर ये निर्णय लिया था कि इस काम को किया जाए। ये अभी जारी है। हमने सिर्फ लगभग 1940 से लेकर 1990 तक के जो दस्तावेज थे उनको संरक्षित किया है। लगभग 50,000 पेज आप कह सकते हैं, जिसमें पर्चे हैं, पोस्टर हैं, मजदूरों के खत हैं, जो तस्वीरें हैं आंदोलन की, अलग अलग समय के आंदोलन की, जो कोर्ट में लड़ाइयाँ लड़ी गई, जो केसेस हुए, उनके दस्तावेज हैं। अलग अलग बड़े बड़े मौक़ों पर, मसलन 1974 की स्ट्राइक हो रेलवे की, 1949 में रेलवे की एक बहुत बड़ी स्ट्राइक होने वाली थी जो वापस बुला ली गई। उसके बाद के जो भी अलग अलग स्टील प्लांट्स में, कोल माइंस में, टेक्सटाइल में, रेलवेज़ में, या इनफॉर्मल सेक्टर जिसको हम आज मसलन बीड़ी मजदूर, डॉक वर्कर्स, तमाम तरह के जो स्कीम्स मज़दूरों के बारे में आते रहे, उनके बोनस के सवाल, उनकी तनख्वाहों के सवाल, वो मज़दूर हैं नहीं हैं, उस मज़दूरों के अंदर जो विभाजन करने की कानून के ज़रिए कोशिशें होती हैं मैनेजमेंट के द्वारा, उनसे लड़ाइयों का इतिहास, यानी ये सारे इस इतिहास से संबंधित कागज़ हैं, जो आप जिस भी पहलू पर आपकी रुचि हो, उस पहलू पे आप जाकर सर्च कर सकते हैं। तो ये सर्च करने के लिए, जैसा मैंने पहले बताया कि ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हिस्ट्री और आर्काइव्स ऑफ इंडियन लेबर, ये 2 ऐसी संस्थाएं हैं जिनके ज़रिए इन कागज़ों को वेबसाइट पे डाला गया है। वो वेबसाइट पर जाकर कोई भी व्यक्ति इनको ढूंढ सकता है, सर्च कर देख सकता है। या जैसे आप फ़ोल्डर वाइज ढूंढ सकते हैं, मसलन कि फ़ोल्डर 1 आपको दिखेगा कि दिल्ली से संबंधित कागज़ उसमें है। फ़ोल्डर 2 मसलन मान लीजिए, दरअसल दिल्ली का नंबर 10 है, फ़ोल्डर 10 है, लेकिन हर राज्य के सिलसिलेवार राज्य संदर्भ में कागज़ मिलते हैं आपको, या जो उद्योग हैं या जो सेक्टर्स हैं, मसलन रेलवेज़, माइंस, प्लांटेशंस वगैरह वगैरह। तो ये 2 तरह के क्लासिफिकेशन आप कह सकते हैं कि हैं, या तो आप राज्य के संदर्भ से ढूंढें या आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ज़रिए ढूंढें।
इसके अलावा और तमाम तरह के कागज़ हैं, मसलन जो केंद्रीय सरकार के साथ जो विवाद हुए, जो झगड़े हुए, उनकी फाइलें अलग से हैं। तो ऐसे करीब करीब 200 फ़ोल्डर्स हैं जो अलग अलग रूप में जिनको जिनको श्रेणीबद्ध किया गया है, और आपको जिस विषय पर सूचना चाहिए आप वो विषय आप वहाँ जाकर ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा मसलन बहुत महत्वपूर्ण, मैं उदाहरण एक दे सकता हूँ कि एक वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन होती थी, अभी भी है, जो 1945 में बनी थी, यानी दुनिया भर की ट्रेड यूनियन का एक वैश्विक मंच बनाया गया था 1940 के दशक में। उसको बनाने में भारत की ट्रेड यूनियन का बहुत प्रमुख योगदान था, यानी उसके फाउंडर मेंबर्स थे, और उसकी जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें भी यहाँ से ट्रेड यूनियन आंदोलन से लोग गए थे इंग्लैंड में। उसके दस्तावेज या तो पेरिस में एक संस्था, पेरिस में एक यूनियन है जिस उसके पास है, या सिर्फ यहाँ पर, और बहुत बड़ी संख्या में। आज जब मज़दूर आंदोलन या मज़दूर आंदोलन के अंदर राष्ट्रवाद को लेकर बहुत तरह की राष्ट्र को लेकर क्या सोचें, राष्ट्रवाद के नाम पे जो झगड़े होते हैं उससे हम उसको जवाब कैसे दें, और कई बार एक राष्ट्रवादी खुमार मज़दूर आंदोलन में दिखाई देता है कभी कभी। इसलिए ये कागज़ ज़रूरी है, क्योंकि आपको बताता है कि मज़दूर आंदोलन अंतर्राष्ट्रीयवाद उसका प्रमुख बिंदु था। इंटरनेशनलिज्म उसकी रीढ़ थी, जिसके बगैर आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि दुनिया भर में मज़दूर आंदोलन ने एक दूसरे को जो सहयोग किया और एक दूसरे के साथ जो संबंध बने, उसके बगैर आप मज़दूर आंदोलन की कल्पना नहीं कर सकते। तो यानी इंटरनेशनलिज्म का क्या हुआ मज़दूर आंदोलन में आज की तारीख में? आज जब तमाम तरह के हमले मज़दूरों के ऊपर हैं, तो क्यों ये अंतर्राष्ट्रीय किस्म की जो मज़दूर आंदोलन के अंदर जो एक संबंध था, वो लगता है कि कुछ कम हुआ है, लेकिन ये ऐसा इतिहास तो नहीं था। तो आप इस तरह के कागज़ वहाँ देख सकते हैं, इस इतिहास को समझ सकते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीयवाद का क्या इतिहास है मज़दूर आंदोलन। उसी तरह से कानून जब आए, मज़दूर कानून आए, तो लड़ाई, एक तरफ राजनीतिक लड़ाई तो चल ही रही थी फैक्ट्री गेट पे, दूसरी तरफ बहुत लड़ाई का एक नया अब जगह खुल गई, जो थे लेबर कोर्ट्स या एपिलेट अथॉरिटीज़ या कोर्ट्स में लड़ाइयाँ लड़ी गई, और वो भी बड़ी ज़बरदस्त लड़ाइयाँ लड़ी गई उन कोर्ट्स में। और उसके दस्तावेज़ भी आपको ये बताते हैं कि कानून के साथ मज़दूर आंदोलन का क्या संबंध है, कानून ने मज़दूर आंदोलन का क्या किया और मज़दूर आंदोलन ने कानून के साथ क्या रवैया अपनाया। आज बहुत सारे संघर्ष आज की तारीख में, चाहे हम उसे उस रूप में समझते हो या ना समझते हो, लेकिन कानून के अंदर मज़दूर होने की या इंडस्ट्री होने की क्या कह सकते हैं परिभाषाएं हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसकी क्या परिभाषा है, कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, कहाँ नहीं किया जा सकता, ये सब की परिभाषाएं एक समय में तय हुई, और जिन परिभाषाओं से लड़ा गया, उन परिभाषाओं को बदला गया। और ये वो दौर है जब इन परिभाषाओं को बनाने की भी लड़ाई चल रही है, जो लड़ाई लेबर कोड से लेके और बाकी कोड्स में चलती है। और ये दोनों लड़ाइयाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, अभिन्न अंग से जुड़ी हुई हैं। चाहे आप वो लड़ाई वहाँ लड़ें, चाहे आपके बिहाफ पे, आपके आधार पे कोई और लड़े, लेकिन ये लड़ाइयों का बड़ा गहरा संबंध है। तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे कागज़ आपको 50 और 60 के दशक की लड़ाइयों में दिखेंगे। उसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि कुछ बड़े इवेंट हुए मज़दूर आंदोलन में आज़ादी के बाद। 49 में, 50 और 60 के दशक में महंगाई के सवाल पे, डीए के सवाल पे बोनस लड़के जीता गया, जो सिर्फ मज़दूरों ने, फैक्ट्री मज़दूरों ने नहीं जीता, बल्कि वो सरकारी संस्थानों में काम करने वाले। आज जब लोग मज़दूर आंदोलन पे सवाल उठाने लगते हैं तो लोग ये भूल जाते हैं कि दरअसल पूरे समाज में जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का दायरा बढ़ाने में, यानी एक रूप में लोकतंत्र का दायरा बढ़ाने में मज़दूर आंदोलन का सबसे मुख्य योगदान रहा है। अब सोचिए, डीए और बोनस जो किसी पुलिस वाले को भी मिलता है और किसी सरकारी संस्थान में काम करने वाले व्यक्ति को भी मिलता है, उसकी लड़ाई मज़दूर आंदोलन ने लड़ी और वो जीती लड़ाई। जो सामाजिक सुरक्षाओं की लड़ाई मज़दूर आंदोलन ने लड़ी, 8 घंटे काम की लड़ाई मज़दूर आंदोलन ने लड़ी, जो कि पूरे समाज में जिसका फ़र्क पड़ा। तो ये सारी लड़ाइयाँ जो मज़दूर आंदोलन ने जो समाज को दिया, लोकतंत्र को दिया, वो उसको न सिर्फ याद रखना ज़रूरी है, उसको बार बार कहना ज़रूरी है। और आप इन कागज़ों के ज़रिए उस लड़ाई के कुछ पहलू आप देख सकते हैं। और आज ख़ास तौर पे जब लोकतंत्र पे हमला है, तो हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि लोकतंत्र पे हमले का मुकाबला करने में मज़दूर आंदोलन का इतिहास रहा है, और वो इतिहास हमें ढूंढना, उस इतिहास पे चर्चा करनी है।
और उसके लिए एक आधार इन आर्काइव्स में है। तो मैंने बताया कि आप देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति देख सकता है, किसी भी देश का हो। इस आर्काइव का नाम है आर्काइव्स ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो मैंने बताया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हिस्ट्री का में आप जाएंगे, उसकी वेबसाइट में जाएंगे और AIT उसे ढूंढेंगे तो आपको ये आर्काइव्स मिल जाएगा। अभी लगभग 6000 फाइल्स वहाँ पे अपलोड की गई हैं। आने वाले 2 साल में लगभग 5 लाख और पेज वहाँ पर जुड़ जाएंगे। ये काम कायदे से बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ जो एटक के सिर्फ कागज़ मिले हैं, लेकिन एटक पूरे मजदूर आंदोलन का नेतृत्व नहीं करता, या सिर्फ वही एक वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना संगठन है। लेकिन आज़ादी के बाद बहुत सारे और संगठन ऐसे बने, और उन संगठनों को भी ये समझना चाहिए कि ये सामूहिक इतिहास है। इस सामूहिक इतिहास में उनको इसमें योगदान होना पड़ेगा, उनको अपना इतिहास भी संरक्षित करना पड़ेगा, ताकि कुल मिलाकर एक बड़ी तस्वीर बन पाए इतिहास की। और तो मैंने बताया कि आप इस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हिस्ट्री के आर्काइव्स में जा सकते हैं, या आप आर्काइव्स ऑफ इंडियन लेबर जो हिंदुस्तान में ही है उसमें भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा सेंटर फॉर मॉडर्न इंडियन स्टडीज़ जो जर्मनी में हिंदुस्तान पर रिसर्च करने वालों का एक केंद्र है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। और उसके अलावा एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियन के पास भी वो कागज़ डिजिटल फॉर्मेट में मौजूद है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो एक से ज़्यादा जगह हैं जहाँ ये देख सकते हैं। और मैं अंत में ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये करने के पीछे एक बहुत सिर्फ ये कारण नहीं है कि सिर्फ मजदूर आंदोलन का इतिहास का दस्तावेज़ों को संरक्षित रखने की बात है। किस रूप में ये किया जाए ये भी महत्वपूर्ण है। मैंने बताया कि किस रूप में, जैसे आर्काइव्स को और ज्ञान को प्राइवेटाइज करने की प्रक्रिया हो रही है, ख़ासतौर पर प्राइवेट आर्काइव्स, बिजनेस आर्काइव्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के आर्काइव्स के ज़रिए हो रही है, जिस पर आम लोग जाकर वहाँ पर वो नहीं देख पाएंगे, एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप एक्सेस कर भी पाएंगे मान लीजिए कुछ स्थितियों में, तो ऐसी प्रक्रिया चल पड़ी है बहुत सारी लाइब्रेरीज़ में कि आपको उसके लिए अब पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने डिजिटाइज़ कर दिया है। मसलन पहले आपको एक पेज सिर्फ चाहिए था तो आप उसको फ़ोटोकॉपी करा सकते थे। 200 पेज की एक फ़ाइल में आपको एक पेज मसलन चाहिए, अब आपको 200 पेज खरीदने पड़ेंगे। एक पेज की कीमत 20 रुपया भी है, तो यानी आपको अगर एक पेज चाहिए आपको पूरी फ़ाइल ख़रीदनी पड़ेगी। और पूरी फ़ाइल ख़रीदने का मतलब आप समझ रहे हैं कि 1000 आपको अगर 10-15 फ़ाइल चाहिए जो आपको रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपको हज़ारों लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा। यानी कि सरकारी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन में भी ये हो रहा है, और ये गलत है। ये एक तरह से आम मजदूर वर्ग से आए छात्रों का एक्सेस ख़त्म करेगा। तो ये एक तरह से ये जो हमने जो प्रक्रिया शुरू की है, ये एक तरह से इसका क्रिटिक के तौर पे भी देखा जाना चाहिए। और यानी एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी दोनों ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ एक्सेस देंगे, अफोर्डेबिलिटी नहीं होगी तो भी मुश्किल है, और अफोर्डेबल होगा लेकिन एक्सेस नहीं होगा तो भी मुश्किल है।